दोस्तों, नेपाल में जो हालिया घटनाक्रम हुआ है उसने सबको सोचने पर मजबूर कर दिया है कि जेनजी की ताकत क्या है, जेनजी क्या कर सकती है। जेनजी की बात अगर मैं करूं तो ये नई जनरेशन है, 1997 उसके बाद के जन्मे बच्चे जो सोशल मीडिया पर बैन को लेकर के नेपाल में एक क्रांति ले आए। और ये क्रांति छोटी मोटी क्रांति नहीं जिसने नेपाल में तख्ता पलट कर दिया, नेपाल की सरकार को पूरी तरीके से बैकफुट पर कर दिया। वहां के प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना पड़ा, गृह मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा और वहां से नेताओं को भागना पड़ रहा है। पब्लिक दौड़ा दौड़ा कर पीट रही है इनको। तो वहां सोशल मीडिया बैन के पीछे जो तर्क दिया गया था सरकार का, वो ये था कि इसका दुरुपयोग हो रहा है, इससे चीजें प्रभावित हो रही है, या जो भी इस तरीके के तर्क थे। लेकिन जेनजी का तर्क ये था कि भाई सोशल मीडिया में अब चीजें सामने आ रही है। आप मुझे भारत का ही एग्जांपल बताएं कि भारत में मेन स्ट्रीम मीडिया क्या मुख्य मुद्दे को दिखा रहा है। मेन स्ट्रीम मीडिया पूरी तरीके से पूंजीपति वर्ग और सरकार से प्रभावित है, लेकिन सोशल मीडिया में अभी भी हमारे जैसे कुछ इन्फ्लुएंसर्स हैं जो चर्चा कर रहे हैं, मुख्य मुद्दों की बात कर रहे हैं। और उसे ही बैन कर दिया जाएगा तो देश में लोकतंत्र का अस्तित्व जो है वो संकट में आ जाएगा। यही चीज नेपाल में हुई और इसके विरोध में युवाओं ने बहुत ज्यादा संघर्ष किया। इसमें 20 से अधिक युवाओं की मौत हुई, काफी लोग घायल हुए और नेपाल का सतत संघर्ष अभी भी चल रहा है। अब ये सिचुएशन कैसे बनी, इसका स्वरूप कैसे लिया और इसके परिणाम क्या हो सकते हैं, इन सब का भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा, बहुत सारी विस्तार पूर्वक चर्चा करने के लिए मैंने आज आदित्य श्रीवास्तव जी को जो है यहाँ पर डिस्कस करने के लिए बुलाया है। वो इस विषय को, चूंकि हमने अंतर्राष्ट्रीय मामलों में उनसे पूर्व में भी काफी प्रमुख चर्चाएं की है, इस विषय को भी बहुत ही बारीकी से आप सभी को समझाएंगे। कुछ प्रश्नों को हम डिस्कस करेंगे और किस तरीके से ये चीजें भारत और विश्व को प्रभावित कर रही हैं। जेनजी का जो पूरा मुद्दा है, सोशल मीडिया का जो पूरा मुद्दा है और नेपाल का ये लोकतांत्रिक संकट, उस पर हम बारीकी से चीजों को समझेंगे आदित्य नारायण जी के साथ। तो आदित्य जी, स्वागत है आपका आज के अपने कार्यक्रम में, जिसमें कि हम लोग डिस्कस कर रहे हैं नेपाल में जो जेनजी प्रोटेस्ट है। तो भारत में मेरे दिमाग में सबसे पहले जो प्रश्न आ रहा है कि भारत में अभी भी इतना बड़ा वर्ग ऐसा है कि पड़ोसी मुल्क में इतना बड़ा घटनाक्रम हो गया, और बहुत बड़ा वर्ग है वो, छोटा मोटा वर्ग नहीं है, बहुत बड़ा वर्ग है, उसका सैंपल साइज बहुत बड़ा है। उसको यही नहीं पता कि नेपाल में हुआ क्या, नेपाल में क्या घटनाक्रम हुआ। ये भारत में, एक तो इसको हम भारत की जनता की जागरूकता के दृष्टिकोण से भी देखेंगे कि कितनी जागरूक है हमारी जनता के पड़ोस में तख्ता पलट हो गया। ये अकेला नेपाल नहीं, बांग्लादेश, म्यांमार, पाकिस्तान के होता ही रहता है। ऐसे प्रमुख हमारे पड़ोसी देश, श्रीलंका उसका उदाहरण है, यहाँ ये सब घटनाएं हुई और भारत की जनता बिल्कुल इसको लाइट में लेती है। भारत की जनता में ये चीज अभी भी नहीं आई। मुख्य रूप से जो प्रश्न है मैं उस पर आ रहा हूँ कि प्रश्न ये है कि इस पर आप पहले एक सामान्य दृष्टि डालें कि ये पूरा जो मामला है क्या है, जिसको कि जो नया नया व्यक्ति है, हमारा ऑडियंस है तो नहीं जानता है इस मामले को कि क्या है, इसको इसकी समीक्षा करिए। देखिए, ओपनिंग कमेंट में अर्जुन जी आपने बेसिक बात तो बता ही दी है कि अभी क्या हुआ है। मैं थोड़ी इसकी पृष्ठभूमि लोगों को बता देता हूँ। देखिए, हुआ ये कि नेपाल में 2008 में राजतंत्र से मुक्ति नेपाल को मिली, मोनार्की से मुक्ति मिली, और 1996 से लेके 2008 तक नेपाल में एक लंबा माओवादी आंदोलन चला, जिसको नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी माओइस्ट सेंटर माओवादी ने नेतृत्व किया और 10 साल का लंबा जनयुद्ध चलाया, जिसके बाद वहां से मोनार्की यानी सामंतवाद की जड़ को उखाड़ा। हालांकि जड़ को उखाड़ना ठीक शब्द नहीं है, जड़ वो उखाड़ नहीं पाए, क्योंकि बाद में उन्होंने वहां के गणतांत्रिक शक्तियों से उस तरह से समझौता किया और एक जनतांत्रिक सरकार बनाई। बाद में ये हुआ कि उनके आपसी विवाद होते रहे, उनकी पार्टी खुद बटी, फिर मिली, फिर बटी, तो उसमें इन आपसी विवादों की वजह से चीजें बदलती रही। अब देखिए, नेपाल में जो माओवादी आंदोलन चला, उसके बाद एक पक्ष उसका प्रगतिशील ये रहा कि सामंतवाद को उन्होंने खत्म किया और संविधान लागू किया। हालांकि उसमें कई कठिनाइयां रही,
हम देखेंगे तो पिछले 17 सालों में नेपाल में 14-15 बार सत्ता परिवर्तन हुआ है। अब आप इसको ऐसे समझिए, 2008 से 14-15 बार टोटल सत्ता परिवर्तन हुआ है, इतनी बार प्रधानमंत्री बदले गए। केपी ओली जो अभी प्रधानमंत्री थे वो चौथी बार प्रधानमंत्री बने हैं। उनकी पार्टी यूएमएल उसका नाम है, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी यूएमएल, यूनाइटेड मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट पार्टी। हालांकि ये सब नाम है, इनका विचारधारा से लेना देना नहीं है। अगर आप देखेंगे तो इनका गठबंधन दक्षिणपंथी पार्टियों से है जो सरकार चला रहा है। ओके, मतलब आप कह रहे हैं कम्युनिस्ट पार्टी की विचारधारा को मानने वाले लोग दक्षिणपंथी विचारधारा के लोगों से गठबंधन करके सरकार से। नेपाल में मामला ये है कि विचारधारा जैसा कुछ नहीं रह गया है। नेपाल में मामला ये है कि वो खाली पार्टी के नाम हैं। उन्होंने नाम रख लिया कम्युनिस्ट पार्टी, एक समय से चला आ रहा था, तो वो नाम है। केपी ओली उसके प्रधान थे, इसके पहले प्रचंड उसके प्रधान थे, दूसरे कम्युनिस्ट पार्टी माओइस्ट के, वो दूसरी पार्टी थी। तो इस तरह से चीजें चलती रही है। नेपाली कांग्रेस वहां एक घटक रही है, तो वहां की जो आंतरिक राजनीति है वो गड्डम गड्ड रही है पिछले 15-17 साल। और उसमें हुआ ये है कि जिन मुद्दों को लेकर ये आए थे, जिन अपेक्षाओं को इन्होंने, जो अपेक्षाएं जनता में जगाई थी, वो इनको पूरा नहीं कर पाए। वो एक जिस उद्देश्य से क्रांति कर रहे थे कि हम बेहतर सिस्टम करेंगे, हम चीजों को सुधार लाएंगे और हम देश में एक बदलाव करेंगे, जो आमतौर पर एक प्रक्रिया होती है, जैसा होना चाहिए कि हम विकास करेंगे और तमाम सारे मुद्दों को लेकर। लेकिन तमाम अपेक्षाएं जो जनता को थी वो पिछले 15-17 सालों में पूरी नहीं हो पाई। अब जब वो अपेक्षाएं पूरी नहीं हो पाई तो जनता का जाहिर तौर पर गुस्सा था, और वो गुस्सा धीरे धीरे निकलना शुरू हुआ है। और ये लंबे समय से इस तरह के मूवमेंट वहां धीरे धीरे चल रहे। हालांकि देखिए, इसमें एक पक्ष, अर्जुन जी, एक जरूरी पक्ष ये है कि खासकर अभी के आंदोलन में एक जरूरी पक्ष ये है कि शुरू में ये आंदोलन स्वतः स्फूर्त भले लोगों को लगा। हालांकि मुझे तो शुरू में भी ये स्वतः स्फूर्त नहीं लगा। मैंने जिस दिन देखा उसी दिन मैं इसकी परिणति समझ रहा था, और मेरा शक सही भी निकला। तो मुझे इस बात को लगा कि इस खेल को ऑर्गेनाइज करने के, ये तो ठीक है कि जनता परेशान थी, महंगाई, बेरोजगारी, करप्शन और तमाम सारे मसलों को लेकर, ये तो ठीक है कि जनता का गुस्सा था। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जनता के गुस्से के पीछे कुछ ऐसे घटक, कुछ ऐसी प्रतिक्रियावादी ताकतें खड़ी होती हैं जिसका जनता को खुद पता नहीं होता। ओके, मतलब आप कह रहे हैं कि कोई बाहरी शक्ति, कोई बाहरी पावर या कोई बैक सपोर्ट जो है इनको सुलगाने में लग रहा है, ऐसा? देखिए, खुले तौर पर, स्पष्ट तौर पर नाम लेकर तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन एक बात तो तय है, अगर हम संकेतों को देखेंगे तो हम पाएंगे कि पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी सेना अध्यक्ष ने नेपाल के प्रधानमंत्री को एक इस्तीफा देने को कहा है। आमतौर पर सेना ने कभी किसी को इस्तीफा देने को नहीं कहा। और दूसरे संकेत में देखेंगे तो मेरे कहने का मतलब अर्थ ये है कि बाहरी ही नहीं, भीतर भी ऐसी बहुत सी प्रतिक्रियावादी ताकतें नेपाल में अभी हैं। ये बात को समझना चाहिए कि नेपाल जो है अभी एक कॉन्ट्रडिक्शन के दौर से पूरा निकला नहीं। जैसे हम तो 47 में आजाद हो गए, हमारे यहाँ जो मोनार्की थी वो 70 के दशक तक पूरी तरह खत्म हो गई। लेकिन अगर हम थोड़ा पीछे जाएंगे तो हमारे यहाँ मोनार्की का जो एक्चुअल सिस्टम था वो तो उपनिवेशवाद में 1757 और उसके बाद ही खत्म कर दिया था मोटे तौर पर। अब देखना यह है कि जब भारत में तो ये, मतलब आप समझिए, सैकड़ों साल, 150 साल, 200 साल पहले खत्म हो जाता है उस तरह की मोनार्की। लेकिन नेपाल अभी 2008 में मोनार्की से आजाद हुआ है, तो अभी वहां बहुत सी ऐसी ताकतें हैं जो राजशाही को समर्थन करती हैं। अभी भी वहां बहुत सी ऐसी पॉलिटिकल ताकतें हैं जो लोकतांत्रिक नहीं है, लोकरंजकवादी पार्टियां हैं और नए किस्म से राजनीति करने का दावा भरती है। मसलन जैसे देखिए, 2013 में भारत में एक आंदोलन हुआ लोकपाल के, और एक पार्टी, उसकी परिणति क्या हुई सबको पता है, उसका देश को क्या परिणाम हुआ ये भी सबको पता है। तो कई बार इस तरह की चीजें होती हैं जो सीधे तौर पर तो हमको लगता है कि ये
देश को आगे ले जाएंगी, लेकिन ऐसा होता नहीं है और देश को पीछे ही ले जाती हैं। तो अभी आप देखिए इस प्रोटेस्ट में कितने अरबों रुपए, खरबों रुपए की संपत्ति तहस नहस कर दी है। और एक बात जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जेनजी प्रोटेस्ट तो ठीक है, लेकिन प्रोटेस्ट के नाम पे अभी आप देखिए, मैं संकेतों की बात कर रहा था। पूर्व प्रधानमंत्री झालदास की वाइफ को प्रोटेस्टर्स ने जिंदा जला दिया। एक पूर्व प्रधानमंत्री और उनकी बीवी को बहुत मारा, वो अस्पताल में भर्ती हैं, मतलब एकदम मृत्यु के हालत में थी, बच गए, हालांकि अस्पताल में भर्ती हैं, अभी क्या होता है मालूम नहीं। तो कहने का अर्थ ये है कि इस तमाम सारे संकेतों से ये पता लगता है कि एक बात ये है कि भाई जो पूरा मूवमेंट है नेपाल, अगर हम देखेंगे तो देखिए इसको किसी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी या किसी विशेष पॉलिटिकल आइडिया का आधार नहीं है। ये जो प्रोटेस्ट हुआ है, ये प्रोटेस्ट स्वतः स्फूर्त तरीके से भले हुआ हो, लेकिन इसके पीछे जरूर कोई ना कोई ऐसी ताकतें मौजूद है जिन्होंने इसको उकसाया है और इसको उकसाकर इसको अपने लाभ में भुनाने की कोशिश हो रही है। जैसा कि हमने देखा पिछले दिनों बांग्लादेश में जब छात्रों का मूवमेंट हुआ, तो बाद में अलग पॉलिटिकल पार्टी ने उसको अपने पक्ष में भुना लिया। और बांग्लादेश की क्या हालात अभी हुए हैं वो हमको पता ही है। ठीक है, आपने बहुत विस्तार से, बहुत डिटेल में नेपाल के बैकग्राउंड से लेकर के भारत के उदाहरण को लेकर के और साथ में बांग्लादेश के उदाहरण को लेकर के जोड़ के चीजों को समझाया। अब इससे दो प्रश्न मेरे सामने निकल कर आते हैं। पहला कि जिसमें हमने बात की कि बाहरी तत्व, क्योंकि जेनजी जब नाम हमारे दिमाग में आता है तो पहली क्लिक ये होती है कि यार ये जनरेशन जो है ये इतनी मेच्योर नहीं है, इतनी ज्यादा मेच्योर नहीं है कि ये अपने डिसीजन पूरी तरीके से इस लेवल पर, खास तौर से जब राष्ट्रव्यापी आंदोलन की बात हो, एक पूरी जनरेशन उसको कर पाए। तो पहली शंका, जैसा आपने कहा कि किसी बाहरी तत्व या क्या हो सकता है कि इसमें किसी देश का हाथ है, ये सारी एक्टिविटी। दूसरा, सोशल मीडिया का जो मुद्दा है, इन दोनों को जोड़ते हुए किस प्रकार ये मूवमेंट चला, इसके पीछे क्या एलिमेंट्स हैं, देश में किस प्रकार जो मामला हुआ, इस पर थोड़ी सी दृष्टि डालिए। देखिए अरुण जी, एक बात तो स्पष्ट है कि सोशल मीडिया पर बैन तो एक बहाने के जैसा था, ये या इसको ऐसे कहें तो ये ट्रिगर पॉइंट था मूवमेंट के लिए। और हालांकि जहां तक मुझे ऐसा लगता है कि ये तैयारी पहले से रही होगी सरकार को गिराने की, और सोशल मीडिया पर बैन ने एक ट्रिगर का काम किया, जिससे खासकर एक युवा वर्ग ने उस पर खिलाफ प्रोटेस्ट किया। बाद में करप्शन की मांग उन्होंने जोड़ी, चूंकि भाई ये मामला तो एब्सर्ड लगता है थोड़ा सोशल मीडिया का कि इस तरह से हम बैन कर दिए। हालांकि बैन करना भी ठीक नहीं था, सरकार की गलती थी सबसे बड़ी कि सरकार ने बैन कर दिया। अगर उसको चलाते रहते तो शायद ऐसी स्थिति न आती, लोग ज्यादा व्यस्त रहते। तो कहने का अर्थ ये है कि सोशल मीडिया तो एक बहाना है। और देखिए इसको इस संदर्भ में भी देखना चाहिए कि कई बार ऐसा होता है इस तरह के आंदोलनों में कि हम एक पक्ष को तो देखते हैं और पीछे का पक्ष छूट जाता है। तो ये जरूरी है कि हम इस बात को इस तरीके से देखें कि सोशल मीडिया का जो पूरा एल्गोरिदम है, देखिए बाहरी तत्व की जो आप बात कर रहे हैं, सोशल मीडिया का पूरा एल्गोरिदम प्लान किया जाता है। आप जानते हैं कि कौन सी पार्टी कैसा पीआर करती है, किसको कब बढ़ाना है, किसको कब गिराना है, किसको अच्छा दिखाना है, किसको बुरा दिखाना है। ये सारी चीजें प्लान की जा सकती हैं और बड़े देश इसको आराम से प्लान कर सकते हैं, क्योंकि सारी तकनीक का मेन हैंड उन्हीं के पास है। तो वो इसको प्लान कर सकते हैं, उनके लिए इसमें बड़ी बात नहीं है। आप जैसे अब आप देखिए, मैं इस आंदोलन को दिशाहीन इसलिए कह रहा हूं कि देखिए इनके पास कोई पॉलिटिकल आइडिया नहीं था। इन्होंने जो मिला उसको जला दिया, तबाह कर दिया, मार दिया, या जो अभी ये कर रहे हैं तमाम। तो इनके पास कोई पॉलिटिकल आइडिया नहीं है और न ही कोई विजन है। आप देखिए कि 4000 लोगों ने ऑनलाइन आधार पर, किसी ने कहा कि भाई 2700 लोगों ने कहा बालेन शाह को बना दो, किसी ने कहा कि बीएचयू की पढ़ी हुई जो महिला है उनको बना दो, सुनीता,
फिर कुलघसी को बना दो, तो तमाम सारी चीजें कि भाई उसमें भी 3-4 लोग बटे हुए हैं, 4000 लोगों के सर्वे के आधार पर कभी कोई कह रहा है इनको बना दो, कभी कोई कह रहा है उनको बना दो। संविधान सभा में फिर चुनाव कैसे होगा, फिर कैसे सिस्टम बनेगा, क्या होगा। तो अभी इनके पास कोई प्लान नहीं है, क्योंकि कोई पॉलिटिकल ग्रुप नहीं है, कोई आइडिया नहीं है इसके पीछे। तो ये है कि ये एक तरह का अराजक आंदोलन है जो अराजकता से ही पैदा हुआ है। अब इसमें यह है कि अगर किसी को सत्ता मिल भी जाती है, तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आप तो खुद राजनीतिक विज्ञान और इतिहास के शिक्षक हैं, तो आप मुझे ये बताइए कि जब किसी पॉलिटिकल मूवमेंट की कोई दिशा ना हो, कोई आइडिया ना हो, तो वो कैसे आखिर सरकार बना पाएगा और क्या सिस्टम बनाएगा? वही होगा जो 1857 में हमारे साथ हुआ। भाई महात्मा गांधी, देखिए, बड़े आदमी इसलिए नहीं थे कि उन्होंने देश को आजाद कराया। महात्मा गांधी बड़े आदमी इसलिए थे कि उन्होंने देश को एक स्तर पर तैयार किया, देश को एक लोकतांत्रिक चेतना में डाला। एक स्तर पर समझदारी होने के बाद ही आप एक व्यवस्था में चल सकते हैं या उस व्यवस्था को चला सकते हैं। ठीक है, मेरा नहीं, यहाँ एक प्रश्न ये आ रहा है, जैसे आप कह रहे हैं कि नेतृत्व जो है वहां पर प्रॉपर नेतृत्व नहीं है, उनकी दिशा नहीं है। तो ये जिस स्टेज पे अभी नेपाल खड़ा है, वहां का युवा या वहां के लोग कैसे इस सिचुएशन को देखने के बाद कि नेताओं का क्या हाल हुआ, प्रधानमंत्री गृह मंत्री को दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया, ऐसी सिचुएशन के बाद क्या विपक्ष या वहां की लीडरशिप क्या कैसे किस तरीके से इनको आगे बढ़ाएगी, क्या वहां पर मामले हो सकते हैं? देखिए, इसमें तो अभी बहुत कुछ साफ कर पाना मुश्किल है, क्योंकि ये एक तरह की अभी आग वहां लगी हुई है। तो अभी स्थिति बहुत स्पष्ट नहीं है। अभी कल तक जो खबरें आ रही थी उसमें भी कभी वो किसी को कह रहे हैं कि आप बन जाइए, कभी किसी को कह रहे हैं आप बन जाइए। तो अभी कुछ मामला तय नहीं है। सेना के साथ, सेना अध्यक्ष के साथ मीटिंग हो रही है। सेना का इन्वॉल्वमेंट इस बार बहुत ज्यादा है, यही सबसे बड़े शक का कारण है। और कहा जाता है कि ऐसा मानना है कई लोगों का, स्वतंत्र विश्लेषकों का भी मानना है, और जो जियोपॉलिटिक्स पे बहुत गंभीर नजर रखते हैं उनका भी मानना है, मेरा भी यही मानना है कि नेपाल में की सेना में बड़े स्तर पर अमेरिका की पेनिट्रेशन रही है, खासकर अभी के बाद। नहीं, ये बहुत बड़ा बोल रहे हैं, क्योंकि आप सीधे अमेरिका का नाम ले रहे हैं, बहुत बड़ा पॉइंट कह रहे हैं कि नेपाल की सेना में अमेरिका की हस्तक्षेप रहा है, अमेरिका का प्रभाव रहा है। ये बहुत बड़ा पॉइंट है। ऐसे लोग उसके सेना में रहे हैं जो उससे लाभ कमाते रहे। मतलब माना ये जाता है, देखिए एजेंसीज के भीतर ये मानना रहा है कि नेपाल एजेंट्स का गढ़ है। तो नेपाल में हर देश के एजेंट और तमाम जगह के एजेंट आते जाते रहते हैं। हमारे हिंदुस्तान से भी लोग फरारी काटने नेपाल ही जाते हैं। तो नेपाल इस तरह की चीजों का गढ़ है, और नेपाल में बहुत सारी चीजें घटती रहती हैं, और नेपाल कई जगह से आने जाने का रास्ता है। भाई वो एक की है, चीन और भारत के बीच की है। ठीक है, एक ऐसा है, मैं थोड़ा सा इतिहास में जाना चाह रहा हूं। पहले अमेरिका जब नेपाल में राजतंत्र के खिलाफ आंदोलन चल रहा था, तो उस दौरान भी अमेरिका भारत का इस्तेमाल करके दो स्तंभ थ्योरी है, जिसके आधार पर वो कहते थे टू पिलर थ्योरी। तो उसके आधार पर वो कहते थे कि राजतंत्र भी रहे और राजतंत्र के साथ साथ गणतांत्रिक शक्तियां भी रहें, लेकिन ये लेफ्ट का हिसाब किताब वहां न हो। तो इसका अमेरिका ने प्रयास भी किया, भारत से मिलकर वो चाहते थे कि ऐसा हो, लेकिन हालांकि ऐसा हुआ नहीं। 2008 में राजतंत्र को उस तरह से कोलैप्स कर दिया गया, हटा दिया गया। तो कहने का मतलब है, लेकिन अब मुझे शक ये है कि हो सकता है भारत के जियोपॉलिटिकल जो स्थिति बनी है, भारत चीन के खेमे में गया है, तो शायद उसको कहीं इस बात का डर रहा हो कि हमारे हिस्से हमको एक पपेट चाहिए। तो हो सकता है बालिन शाह या आने वाले राष्ट्रपतियों को वो इस्तेमाल करें, आने वाले प्रधानमंत्रियों को वो अपने हिसाब से इस्तेमाल करें। क्योंकि देखिए, लोक रंजक पार्टी जो होती है, बिना विचारधारा की कोई पार्टी, उसका यूज करना बहुत आसान है। जैसे जेलेंस्की, यूक्रेन का उदाहरण है। जेलेंस्की कॉमेडियन था, और बालिन शाह जिसकी बात चल रही है, ये रैपर थे, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के हैं, कोई ह्यूमैनिटी बैकग्राउंड के नहीं है, कोई ऐसा नहीं है। लेकिन ये है कि अब रैपर हैं, तो अब आप समझ लीजिए कि लोक रंजकता का क्या स्तर है और जेलेंस्की की क्या हालत है। और ठीक है,
मेरा एक अंतिम प्रश्न आपसे ये रहेगा कि क्या भारत इस तरीके की स्थिति में कभी आएगा? भारत पर इसके क्या प्रभाव होंगे? और क्या, क्योंकि पड़ोसी देशों में ये सब घटनाक्रम हो चुके हैं और भारत इससे अछूता है अभी तक। तो मैं चाहूंगा कि एक फाइनल कमेंट इस पर दें कि भारत की सिचुएशन क्या हो सकती है? जी देखिए, भारत एक्चुअली पैराडॉक्सेस में जीता है। जब अंग्रेज थे तो भी बहुत से लोग नहीं लड़ रहे थे, बहुत से लड़ भी रहे थे। भारत बड़ा देश है, चूंकि ज्योग्राफी की दृष्टि से भी बड़ा है और जनसंख्या की दृष्टि से भी बड़ा है। सिस्टम भी यहाँ का थोड़ा दूसरे तरीके का है और हम एक लेवल से तो आगे बढ़ ही चुके हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। हम एक जनतांत्रिक देश है। हालांकि ये अलग बात है कि हमारे यहाँ तमाम घटनाएं इधर बीच हुई हैं। ये जरूर है कि कुछ विरोध प्रदर्शन हमारे यहाँ होता रहता है और होना चाहिए, तो प्रेशर ग्रुप्स का काम है, वो करना चाहिए, चैनल के थ्रू करना चाहिए, वो भी ठीक बात है। लेकिन इसमें एक बात जरूर है कि मुझे उस तरह का प्रतिरोध तो अभी भारत में नहीं दिखता है कि वैसा कोई व्यापक युवाओं का खासकर प्रतिरोध होगा। अभी ऐसी दृष्टि रही है, लेकिन कोई जानता नहीं है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। ऐसी स्थितियां धीरे धीरे पनपती रहती हैं और जिस तरह के हालात हैं, स्थितियां तो पनप ही रही हैं। क्या होगा क्या नहीं होगा इस पर मेरा कुछ कहना ठीक भी नहीं है और कोई तयशुदा बात भी नहीं है कि कब क्या हो जाए, कौन सी बात हिट कर जाए, कौन सी बात ना हिट करे, तो इसके पीछे क्या कहा जा सकता है। ठीक है। और मैंने एक व्यक्ति को देखा, लड़का है, उसका स्टेटस भी लगाया, उसका जो स्पीच है, बिल्कुल मन भावन स्पीच, नेपाल की जो पूरी घटनाएं हुई उसमें सबसे ज्यादा उसका स्पीच जो है, और उसका कैप्शन मैंने दिया था कि डाइड इन जर्मनी बर्न इन नेपाल, है ना। तो एक दर्शकों के लिए एक अपने अंदाज में उस पर कोई प्रतिक्रिया दे दीजिए। नहीं देखिए, वो तो जैसे ये तो बच्चे हैं और राजनीतिक तौर पे भी बच्चे हैं। वो तो स्कूल में उसने भाषण रट लिया होगा अंग्रेजी में और अंग्रेजी में बोल दिया। तो कुछ लोग का होता है कि बातचीत करने में अच्छे हैं, बोलने में अच्छे हैं, लेकिन उसका अच्छा था, भाषण अच्छा था, एकदम गर्दा उड़ा दी। जी 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 एकदम गर्दा। तो यही 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 मैं कह रहा हूँ कि सोशल मीडिया से जो क्रांति होती है, सोशल मीडिया पे जो क्रांति होगी, वो जमीन पर तो बिल्कुल लागू नहीं हो सकती है और उसका असर तो बिल्कुल नहीं होगा। वो देश को आगे न ले जाने की बजाय पीछे ही ले जाएगी और आज जैसी स्थिति नेपाल में बनी है, वो उस देश को करीब 10 साल 20 साल पीछे लेके चली जाएगी, आगे तो किसी कीमत से नहीं ले जा पाएगी, गुड, क्योंकि बिना विजन के का कोई अस्तित्व नहीं हो पाएगा। बहुत अच्छी बात आपने की, आपने सारे एस्पेक्ट्स को यहाँ पर कवर किया, नेपाल के बैकग्राउंड को बताया, उसकी पॉलिटिकल जर्नी को बताया, उसे भारत के साथ कनेक्ट किया, वहाँ के जेनजी जनरेशन के बारे में, सोशल मीडिया के बारे में, इस मुद्दे के बारे में, अमेरिकी प्रभाव के बारे में, उसे आपने जेलेंस्की से तक जोड़ा, वहाँ जो नया नेतृत्व आ रहा है उससे जोड़ा, भारत की क्या सिचुएशन है, भारत में किस तरीके की कार्यक्रम हो सकते हैं, इन सब से जोड़ा, और आखिरी में हमने चर्चा की उस लड़के की जिसका अंग्रेजी स्पीच बहुत वायरल हुआ। तो हमने इस डिबेट में एस्पेक्ट्स सारे कवर किए और आदित्य जी आपने बहुत अच्छे से इस पर प्रकाश डाला। मुझे नहीं लगता कि यूट्यूब पर इतने कम समय में कोई भी व्यक्ति इस मुद्दे पर इतनी बेहतर समीक्षा कर पाता। आप आज कार्यक्रम में आए, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और फिर हम एक डिबेट के साथ आगे मुलाकात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।